हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू अ सेंट्रल वेनस कैथेटर। द पेशेंट सडनली डेवलप्स डिज्निया, chest pain and hypotension. What is the most likely complication? Option A is hyperglycemic hyperosmolar state, B is catheter related sepsis, C is fluid volume overload and air embolism. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये टीपीएन है क्या। टीपीएन स्टैंड्स फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। So total means it includes all carbohydrates, vitamin, minerals, protein, fats, fluids, electrolytes सब कुछ होता है इसमें। पेरेंटल मीन्स ये आईवी के थ्रू दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अ, अगर किसी पेशेंट का जीआई अपसेट है या माल ऑब्जर्प्शन है या वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करके ये थ्रू आईवी दिया जाता है। एंड न्यूट्रिशन इज इसका गोल ही है टू प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये कब केसेस में दिया जाता है? पेशेंट कैन नॉट ईट और एब्जॉर्ब फूड वाया जीआई ट्रैक्ट, तब किसी पेशेंट को टीपीएन दिया जाता है। तो दिस इज एन आईवी सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड्स सब कुछ। और इसका रूट क्या होता है? रूट इज आईवी, स्पेशली थ्रू सेंट्रल वेनस कैथेटर। अगर आपने टीपीएन दिया होगा तो ये आईवी बॉटल या आईवी फ्लूइड जैसा ही रहता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और वो कलर्ड एंड फैट अलग और बाकी अलग रहता है। उन दोनों को मिक्स करके आपको पेशेंट को थ्रू आईवी देना रहता है। तो जब भी आप टीपीएन किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एयर एम्बोलिज़्म। ये कैसे होता है? अगर आपकी जो टीपीएन किट है, जो आईवी लाइन है, अगर उसमें एयर आ गया, अगर और वो एयर सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गया, तो वो कहीं भी जाके लॉज हो सकता है। और स्पेशली अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में लॉज हो गया, तो दिस कैन कॉज सीवियर मेडिकल इमरजेंसी। एयर एम्बोलिज्म में अगर कोई पेशेंट है, तो उसको 3 टाइप ऑफ सिम्पटम्स दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल ट्रायड सिम्पटम्स। क्लासिकल ट्रायड, ये 3 टाइप के सिम्पटम्स हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में रहेगा पेशेंट, लाइक डिस्निया, टैकिप्निया एंड हाइपोक्सीमिया। ये रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स अगर पेशेंट को हैं, तो वो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। सेकंड इज़ कार्डियक सिम्पटम्स। कार्डियक सिम्पटम्स के अंदर क्या-क्या आता है? चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, शॉक। तो ये सारे कार्डियक सिम्पटम हैं जो एयर एम्बोलिज्म के पेशेंट्स में दिख सकते हैं। थर्ड इज़ न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स में क्या-क्या हो सकते हैं? सीज़र्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन। ये कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं जो एयर एम्बोलिज्म के पेशेंट में दिखते हैं। अब इनका प्रायोरिटी एक्शन नर्स का क्या होता है? सबसे पहले पेशेंट को प्रायोरिटी एक्शन नर्स का क्या होगा? पेशेंट को लेफ्ट लेटरल रेंडलन ये पोजीशन पेशेंट को देना है। अब ये पोजीशन का देने का रैशनल क्या है इसके पीछे? आपको एयर जो गया है, उसको ट्रैप करना है इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ताकि वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर ना करे। तो ये ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है? ये 15 टू 30 डिग्री हेड लो पोजीशन होती है। ये पेशेंट को शॉक में भी दिया जाता है, इससे बीपी भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है? और लेफ्ट लेटरल देने का रीज़न है ट्रैप एयर इन राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, ताकि ये सर्कुलेशन में एंटर ना हो, ठीक है?
अब यहाँ पर इतने सारे सिम्पटम बताए, हमारे पेशेंट में क्या-क्या दिया हुआ है? डिज़्निया, दिस इज़ रेस्पिरेटरी सिम्पटम, चेस्ट पेन, कार्डियक सिम्पटम एंड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, दिस इज़ अगेन कार्डियक सिम्पटम। तो यहाँ पर इतने सारे सिम्पटम हैं, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज़्म है, ठीक है? हम अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक डीके जैसी कंडीशन होती है, जिसमें हमारा जो शुगर लेवल्स रहते हैं, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और कीटोन बॉडीज़ बनने लग जाते हैं। अब कीटोन एक एसिड होता है, जो हमारे अगर फ्लश आउट नहीं किया गया बॉडी से, तो वो डैमेज कर देता है वाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है? तो ये ऐसा कोई ये जो डीके और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर जो कंडीशन है, ये टीपीएन से इसका कोई लेना-देना है नहीं। देन कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन पेशेंट को टेम्परेचर फीवर नहीं है, तो यहाँ पर सेप्सिस का एंगल नहीं है, ठीक है? फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में भी हाइपोटेंशन नहीं होता है। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो सबसे जो लाइकली हमारा कॉम्प्लिकेशन है वो एयर एम्बोलिज़्म है। कभी भी आप टीपीएन दे रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो आईवी लाइन है उसमें एयर बबल्स या फिर एयर ना हो, ताकि वो सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू सर्कुलेशन में ना जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS is receiving mechanical ventilation with PEEP of 12 centimeter H2O. Which assessment finding indicates a complication of this therapy? मीन्स पीप बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस पीप हाई सेटिंग है ये, एंड इसके कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट को, हमें ये देखना है। तो आर ऑप्शंस आर PaO2 ऑफ 85 mmHg और FiO2 ऑफ 60%। FiO2 तो 55 टू 80 हमें रखना ही होता है। 55 FiO2 ऑफ 55 टू 80 और SpO2 85 टू 95%, तो ये एक्सेप्टेबल रीडिंग्स है, एक्सेप्टेबल मार्जिन्स है इन केस ऑफ ARDS। कोई कॉम्प्लिकेशन इस ऑप्शन में तो नहीं है। सेकंड इज़ रेस्पिरेटरी ऑफ 16 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है? ये भी विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है, ठीक है? अगर आपने वेंटिलेटर में काम किया है तो 16 ब्रेथ्स पर मिनट एक एक्सेप्टेबल रीडिंग है। इसका अगर 16 है तो इसका मतलब पेशेंट है वो वेंटिलेटर सेटिंग्स को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी ब्रीथ्स और वेंटिलेटर की ब्रीथ्स को काफ़ी अच्छे से सिंक्रोनाइज़ कर पा रहा है। ठीक है, थर्ड इज़ पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर ऑफ 28 सेंटीमीटर H2O। अगर ये सेटिंग 30 के नीचे है तो ये भी एक्सेप्टेबल रेंज में है, ठीक है? तो यहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा है। देन फोर्थ ऑप्शन इज़ यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ टू 20 एमएल पर आवर, ठीक है? यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होना पेशेंट का एक ये कॉम्प्लिकेशन तो है, बट ये हाई पीप से कैसे होता है, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीप होता क्या है? इट इज़ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। कीप का मेन मतलब होता है जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो एक्सहेलेशन के बाद आपके लंग्स में कुछ एयर रह जाता है, तो वो जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एल्वेलाई खुली रहे और कोलैप्स ना हो। तो उस प्रेशर को हम लोग पीप बोलते हैं, दैट हेल्प्स इन रिक्रूटिंग द एल्वेलाई, तो इट इज़ कॉल्ड एज पीप। तो इसकी नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल रेंज होती है जिसको हम बोलते हैं 5। पीप ऑफ 5 इज, ये पीप सेटिंग्स हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल पीप बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल पीप। सॉरी 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O कि हमारे लंग्स में ऑलरेडी पीप रहता है, ठीक है? जिसको हम ऑटो पीप या फिर फिजियोलॉजिकल पीप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? एआरडीएस के केसेज़ में हमें ये पीप थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि एल्वेलाई में ड्यू टू इन्फेक्शन फ्लूइड भर जाता है, ठीक है? तो हमें ये पीप की सेटिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, ताकि जो एल्वेलाई है वो खुला रहे और ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो। और उसके ही अपोज़िट एक केस जैसे सीओपीडी रहता है। सीओपीडी में क्या होता है, हमारे लंग्स में ऑलरेडी एयर ट्रैप होती है, ठीक है? एयर ट्रैप होने के कारण पीप सेट वहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा-सा फिज़ियोलॉजिकल पीप से ज़्यादा प्रेशर देखने के लिए मिलता है। इन सीओपीडी केसेज़ इट कैन बी 7 टू 10, ठीक है? अगर 7 टू 10 का पीप ऑलरेडी हमारे लंग्स में प्रेज़ेंट है और आपने उसके ऊपर 10 कर दिया पीप की सेटिंग, तो 7 + 10 इज़ इक्वल टू 17, तो ये बहुत हाई रीडिंग है, एंड इट कैन रिज़ल्ट इंटू बेरोट्रॉमा।
या इंजरी टू लंग्स ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है? तो सीओपीडी की केसेज़ में हमें पीप कम रखना पड़ता है और इसका रहता है 3 टू 5 रखना होता है। अदर केसेज़ हम देख लेते हैं, जैसे पोस्ट ऑप के केसेज़ में आपको 5 टू 8 रखना पड़ता है। देन न्यूरोलॉजिकल केसेज़ अगर है कोई वेंटिलेटर में जिसको न्यूरोलॉजिकल या स्पाइन रिलेटेड इंजरी हुई है, तो उनका भी पीप 3 टू 5 रखना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो पीप सेटिंग्स कैन वेरी फ्रॉम 5 टू 10। हम देख लेते हैं कि हाई पीप सेटिंग्स है, ये लास्ट ऑप्शन जो है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ कैसे करता है। हाई पीप सेटिंग अगर हमारे वेंटिलेटर में है, दैट इज़ यहाँ मतलब मोर देन 10, सो दिस विल कॉज़ इंक्रीज़ इंट्राथोरैसिक प्रेशर, हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अगर हमने हाई पीप रखा। मैंने सबसे पहले पीप बताया क्या इट इज़, वो प्रेशर है जो लंग्स में रह जाता है आफ्टर एक्सपायरेशन, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जो एल्वेलाइज़ है उनको ओपन रखने के लिए, ताकि उस जगह पे गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। तो अगर पीप की सेटिंग ज़्यादा है, तो हमारा लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट विल लीड टू डिक्रीज़्ड वेनस रिटर्न टू हार्ट, ठीक है? अब हार्ट तक ही ब्लड कम जा रहा है, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी किडनीज़ तक भी ऑक्सीजन या फिर ब्लड अच्छे से नहीं पहुँचेगा, तो इट विल आल्सो डिक्रीज़ इन रीनल परफ्यूजन। अब हमारी किडनी तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच रहा है, तो हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी। सो किडनी का मेन काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, सो देयर विल बी डिक्रीज़ इन यूरिन आउटपुट। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। अगर हमारी पीप सेटिंग वेंटिलेटर में इंक्रीज़्ड है, इट विल कॉज़ इंक्रीज़ इन इंट्राथोरैसिक प्रेशर दैट विल अल्टीमेटली अ decrease venous return to the heart, that will cause decreased cardiac output, that will again cause decreased blood flow to the kidneys, और renal perfusion decrease हो जाएगा, that will cause decreased urine output। अब हमारे पेशेंट के केस में यहाँ पर 20 ml पर आवर से डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई पीप थेरेपी इन वेंटिलेटर्स, सो आर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन ओरल मेडिकेशन टू अ पेशेंट, which action demonstrates the most appropriate adherence to safe medication administrating guidelines? Then safe medication administrating guidelines हमने फर्स्ट में पढ़ा था, क्या है? थ्री चेक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री चेक्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको कब कब चेक करना है? फर्स्ट इज बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन, थ्री चेक्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन, सेकंड इज पेशेंट्स बेड साइड, एंड थर्ड इज बिफोर हैंडिंग टू पेशेंट। ये थ्री चेक्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। आइडेंटिफाइज द पेशेंट बाय आस्किंग देयर नेम एंड कंफर्मिंग देयर रूम नंबर। ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन मतलब इसमें मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, ठीक है? प्रिपेयर सेकंड इज प्रिपेयर्स ऑल मेडिकेशन फॉर द शिफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे टू सेव टाइम, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। सी इज लीव्स द मेडिकेशन एट द पेशेंट्स बेड साइड फॉर देम टू टेक एट देयर कन्वीनियंस, ठीक है? तो ये भी अगेंस्ट मेडिकल गाइडलाइंस है। कंपेयर द मेडिकेशन लेबल टू द एमएआर, दैट इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड एट द मेडिकेशन कार्ड एट द पेशेंट बेड साइड एंड इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसे हमने बोला, थ्री चेक्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, कब कब आपको चेक करना है मेडिकेशन में? बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, पेशेंट बेड साइड एक और बार पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले हमें चेक करना है। तो और ऑप्शन D compares the medication label to the medication administration chart at the medication cart at the patient bedside and immediately before administering the drug is the correct answer.